हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी का मतलब होता है एक क्लासिफिकेशन, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें क्या होता है कि हम टीचिंग का ऑब्जेक्टिव को क्लासिफाई किया गया है। टैक्सोनॉमी में जो भी ऑब्जेक्टिव है, ब्लूम टैक्सोनॉमी में ब्लूम ने टीचिंग ऑब्जेक्टिव को क्लासिफाई किया है। वर्गीकरण, टैक्सोनॉमी का मतलब हुआ वर्गीकरण, ठीक है। तो ये इसमें 3 हायरार्किकल मॉडल्स यूज किए गए हैं, जिसमें सीखने के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है। यह नाम बेंजामिन ब्लूम के नाम पर रखा गया है, जो कि ये सुझाव देने वाले समिति के अध्यक्ष थे। ब्लूम टैक्सोनॉमी 1956 में बनाया गया था, ठीक है। इसमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो बिहेवियर को चेंज करने का एक प्रोसेस है। प्यूपिल का बिहेवियर को चेंज करना ही टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का उद्देश्य होता है, और इससे बच्चे का लर्निंग एक्सपीरियंस उसके व्यक्तित्व में भी परिवर्तन लाता है। जैसे एक अध्यापक पढ़ाने से पहले क्या करता है कि वो जो टॉपिक पढ़ाना है उसके कॉग्निटिव और अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन के उद्देश्यों को तय करता है किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के पहले, और उसके बाद फिर पढ़ाना शुरू करता है। उसका उद्देश्य होता है कि उसके पढ़ाने से छात्रों में इन तीनों डोमेन का विकास होगा, और उस विकास को करने के लिए वो अपने पढ़ाने के मेथड को, तरीके को का चयन करता है, ठीक है। तो इसे शिक्षा के उद्देश्य के नाम से भी जाना जाता है। तो इस ऑब्जेक्टिव स्टार्टिंग पॉइंट जितना भी एजुकेशनल वेंचर है उसको जब भी शुरू किया जाता है तो उसका कुछ उद्देश्य होता है। तो अनुदेशन के जो उद्देश्य होते हैं वो सभी शिक्षा के कार्य को शुरू करने के लिए आवश्यक होते हैं। तो शिक्षा में उद्देश्य क्या है कि छात्रों के व्यवहार में डिजायरेबल चेंज लाना। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है कि किसी भी देश के फिलॉसफी से जुड़ा होता है, किसी भी देश की शिक्षा का उद्देश्य उस देश की फिलॉसफी से जुड़ा होता है। अब उस देश का फिलॉसफी, वो देश जिस दर्शन पर आधारित होता है वही वहां की शिक्षा का उद्देश्य होता है। सपोज किया जाए कि अगर कोई शिक्षा धर्म, कोई देश का दर्शन धर्म है, धर्म पर आधारित देश का निर्माण है, जैसे बहुत सारे इस्लामिक कंट्री हैं जिसमें कि उस राष्ट्र का धर्म है, इस्लामिक कंट्री में धर्म पर आधारित शिक्षा होगी, क्योंकि वहां का जो भी फिलॉसफी है वो धर्म पर आधारित है। तो वहां पर की शिक्षा में वहां से संबंधित, वहां के मजहब से संबंधित इस्लाम के कुरान की शिक्षा और धार्मिक शिक्षा प्रमुख होगी। अगर कोई देश मिलिट्री शासन है जहां पर, वहां पर क्या होगा कि मिलिट्री साइंस की पढ़ाई वहां के सिलेबस में सबसे अहम होगी। उसी तरह से जहाँ डेमोक्रेसी है, हमारे देश में डेमोक्रेसी है, तो यहाँ की शिक्षा का दर्शन क्या होगा, डेमोक्रेटिक वैल्यूज का इंकल्केशन, छात्रों में डेमोक्रेटिक वैल्यूज को क्रिएट करना, ठीक है। तो अब हम इसको अलग अलग डोमेन में देखेंगे। ब्लूम और उनके जो सहायक साथी थे उन्होंने शिकागो में ब्लूम टैक्सोनॉमी का इंट्रोडक्शन किया, और 3 बिहेवियर को, छात्र के बिहेवियर को 3 डोमेन में बांटा। पहला होता है कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा होता है जिसे संज्ञानात्मक उद्देश्य कहते हैं, दूसरा है अफेक्टिव डोमेन जिसे हम संज्ञानात्मक, उसके बाद जिसे हम अफेक्टिव डोमेन कहते हैं। अफेक्टिव डोमेन में क्या होता है, भावात्मक उद्देश्य। तीसरा होता है, दूसरा है अफेक्टिव जिसे भावात्मक, और तीसरा है साइकोमोटर डोमेन जिसे हम मनोशारीरिक उद्देश्य कहते हैं। जब भी कोई शिक्षक क्लास में जाता है तो वो चाहता है कि उसके शिक्षण से छात्रों की ये तीनों उद्देश्यों, तीनों तरह का विकास हो और उसके ये तीनों उद्देश्य पूरे हों। तो सबसे पहले हम देखेंगे संज्ञानात्मक उद्देश्य। संज्ञानात्मक उद्देश्य में
शिक्षक क्या करता है कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देता है, पहले तथ्य और जो भी फैक्ट्स होते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन होता है उस तरह का ज्ञान देता है। यह क्या है कि छात्रों की बौद्धिक स्किल को बढ़ाता है और उनकी योग्यताओं को बढ़ाता है। तो ये जो ज्ञानात्मक उद्देश्य या संज्ञानात्मक उद्देश्य 3 लेवल में बांटा गया है। शिक्षक पढ़ाते हैं 3 लेवल में पढ़ाते हैं। पहला है लो लेवल, दूसरा मीडियम लेवल, तीसरा है हाई लेवल। ये तीनों लेवल को मिलाकर 6 कैटेगरीज है और तीनों कैटेगरी में छात्रों को उसी हिसाब से मतलब पढ़ाई का जो जो भी पढ़ाया जा रहा है उसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ाई जाती है। पहले हल्के स्तर पर, फिर मध्यम स्तर पर, फिर हाई लेवल पर पढ़ाया जाता है। तो लोअर लेवल पे 3 चीजें आती हैं जिसमें कि इस तरह की शिक्षा दी जाती है जिससे उसका नॉलेज हो, कॉम्प्रीहेंशन और एप्लीकेशन, 3 चीजें हैं जिसमें ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग। ये लोअर लेवल का हुआ। मीडियम लेवल में आता है विश्लेषण और संश्लेषण और उसके बाद आता है मूल्यांकन, यहाँ पर इवैल्यूएशन होगा जो कि सबसे हाईएस्ट लेवल माना जाता है कॉग्निटिव कैटेगरी में। संज्ञानात्मक कैटेगरी में सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है इवैल्यूएशन या मूल्यांकन को। अब हम एक एक करके इसको देखते हैं। तो नॉलेज संज्ञानात्मक उद्देश्य जो है जिसको ब्लूम ने प्रथम स्थान दिया, क्योंकि बिना ज्ञान के बाकी चीजें नहीं होगी, बाकी बिंदुओं की कल्पना करना असंभव है। तो जब तक किसी वस्तु के बारे में नॉलेज नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, तब तक उसके बारे में कोई सोच नहीं सकता, चिंतन नहीं कर सकता है। तो इसलिए उसे सही अगर चिंतन करे तो सही दिशा नहीं मिलती है। तो इसलिए इसे प्रथम स्थान दिया गया। इसमें नॉलेज में क्या क्या चीजें, 3 तरह के नॉलेज को इसमें ब्लूम ने इंक्लूड किया। पहला नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक, इसमें क्या है कि किसी भी छात्र को कोई चीज याद करना, जैसे रिकॉल करना, ये प्रथम विश्व युद्ध का हुआ था, इसी तिथि को बताना, तो ये नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक हुआ। किसी घटना का, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम का हुआ था तो 1857 में, तो ये सारी चीजें याद करना, तो ये हुआ नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक। फिर दूसरा है नॉलेज ऑफ वेज एंड मीन्स। इसमें क्या होता है कि किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज करना या किसी को जज करना या किसी को क्रिटिसाइज करना, तो इसके लिए क्या है कि इसमें छात्रों को क्या समझाया जाता है कि किसी चीज को किस तरह से समझना है, भारतीय संस्कृति का विकास कैसे हुआ इसको समझना। फिर नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल एंड एब्स्ट्रैक्शन, इसमें क्या होता है कि इसमें छात्रों को ये सिखाया जाता है कि किसी भी थ्योरी को समझकर उसको जनरलाइज करना। मतलब क्या है कि किसी भी कल्चर के बारे में क्या क्या चीज विशेषता है उसको याद करना। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में याद करके वो बता सकते हैं कि वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था। तो इस तरह के ज्ञान देना कि तो किसी सभ्यता में क्या चीज अधिक नॉलेज क्या होता है कि वो रिकॉर्ड करने के लिए होता है। यहाँ पर हम प्राइमरी लेवल का नॉलेज की बात करते हैं। फिर आया कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन में क्या होता है कि हम वो किसी ज्ञान को समझना, कॉम्प्रीहेंड करना, मतलब कि कॉम्प्रीहेंशन में किसी भी वस्तु के हर एस्पेक्ट को समझना और उसके दोष के बारे में ज्ञान अर्जित करना, तो इसे हम कहते हैं कॉम्प्रीहेंशन। ये लोएस्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। इसमें क्या है कि इसमें किस किस तरह का वर्ड्स यूज कर सकते हैं इस लेवल को बताने के लिए। पर इससे पहले भी हम देख लें कि एक्शन वर्ब क्या यूज होगा नॉलेज में। पहला नॉलेज में एक्शन वर्ब में यूज होगा, तो इसमें स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं, नेम बता सकते हैं। नेम इस तरह से इस ज्ञान इस तरह का होता है कि वो एक ताजमहल, तो दिल्ली से शाहजहां, तो इस तरह की चीजें बता सकते हैं। या नेम 4 मॉन्यूमेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, या 4 मॉन्यूमेंट्स के बारे में। तो ये हुआ नॉलेज लेवल में। अब कॉम्प्रीहेंसिव लेवल में क्या करते हैं छात्र कि वो किस तरह के वर्ड्स का यूज करते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि वो आप क्लासिफाई कर सकते हैं कि कौन सा कालीन है, कौन सा कालीन है, इस तरह का। या अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कहाँ का क्लाइमेट कैसा है, या फॉर्मुलेट कर सकते हैं किसी चीज को और किसी चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसमें पहला आता है ट्रांसलेशन। इसमें क्या है कि स्टूडेंट्स मैथमेटिकल मटेरियल को सिंबॉलिक्स में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे कि वो ट्रायंगल का डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर बाद में वो ट्रायंगल को सिंबल से दिखा सकते हैं। तो ये क्या हुआ कि जो भी थ्योरी होने वाला उसको सिंबल में ट्रांसलेट किया। दूसरा है इंटरप्रिटेशन। इस लेवल में बोथ केस में इसमें क्या है कि रिकॉर्डिंग, रीअरेंजमेंट और न्यू मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें है कि
बहुत तरह के जो इंफॉर्मेशन या सूचनाएं मिलती हैं या आंकड़े मिलते हैं, उस आंकड़ों को वो इंटरप्रेट कर सकते हैं। मतलब उसके बारे में वो आंकड़े क्या बता रहे हैं ये बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि भारत की जनसंख्या को बता रहे हैं कि इतना % राइज हुआ, तो ये समझ सकते हैं कि पहले से ज्यादा राइज हुआ या कम राइज हुआ, ये इंटरप्रेट वो कर सकते हैं। एक्सट्रापोलेशन में क्या होता है कि वो ट्रेंड बता सकते हैं, किसी भी चीज का ट्रेंड, तो उसे हम एक्सट्रापोलेशन कहते हैं। तो छात्रों को बोर्ड वाले लेवल पर क्या होता है, ये लेवल जो है वो नॉलेज से हायर होता है और इसमें छात्रों का ज्ञान धीरे धीरे करके बढ़ाया जाता है। तो धीरे धीरे छात्रों का लेवल बढ़ता चला जा रहा है। हम देखेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसका हम वो एक्सट्रापोलेशन में क्या है कि निष्कर्ष निकाल सकते हैं। किसी भी चीज को अगर उन्हें पढ़ाया जाए, किसी चीज को बताया जाए, तो वो उसका निष्कर्ष बता सकते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या है। कोई भी ट्रेंड को देख के वो बता सकते हैं कि ये राइजिंग ट्रेंड है या फॉलिंग ट्रेंड है। उसके बाद आता है तीसरा एप्लीकेशन। ये मिडिल लेवल ऑफ नॉलेज है। इसमें एप्लीकेशन, इसमें क्या करते हैं कि जो भी हमने सीखा उसमें जो मुख्य चीजें हैं उसको हम अमूर्त रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं अनुप्रयोग। ज्ञान को प्रैक्टिकल रूप देना, जब हम जो भी समझे उसको प्रैक्टिकल रूप में प्रेजेंट करना ही अनुप्रयोग कहलाता है। मतलब उसे जो भी हमने ज्ञान प्राप्त किया उसे सही तरीके से जब हम अपनी जिंदगी में उसका प्रयोग करते हैं तो उसे एप्लीकेशन या अनुप्रयोग कहते हैं। ठीक है, ये ज्ञान को क्या करता है, स्किल में बदल देता है, कौशल में बदल देता है और छात्रों को फिर इससे अनुभव प्राप्त होता है। तो इसमें क्या है, जो भी हमने ज्ञान प्राप्त किया उसको कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में हम लागू करते हैं या तो उसको उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स देते हैं या जो भी मुद्दे उसको हम अप्लाई करते हैं। इसमें क्या करता है कि उसमें जो जो वर्ब आता है, किस तरह का वर्ब इसमें प्रयोग करेंगे हम, एक्शन वर्ब प्रयोग होगा इस तरह के ज्ञान में। ऐसे चूज करना, तो राइट चीज को चूज करना, जो चीज हम समझ गए, अंडरस्टैंड कर गए और उसको अप्लाई करना है तो सही चीजों का चुनाव करेंगे, सही चीज का निर्माण करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, नई खोज करेंगे या कुछ रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे एक फेनोमेना का दूसरे के साथ। तो ये जैसे यहाँ पर हम एक उदाहरण दिया है कि मैथमेटिक्स का जो नॉलेज हमने सीखा और उसको हम अप्लाई करेंगे, तो कहाँ अप्लाई करेंगे, तो हम मार्केट में जाएंगे और चीजों को खरीदेंगे, तो जोड़ने, घटाने, परसेंटेज निकालने में हम इसका प्रयोग करेंगे। तो ये हुआ एप्लीकेशन। अगर है एनालिसिस, एप्लीकेशन, नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन और एप्लीकेशन तीनों लोअर लेवल का हुआ और ये है मिडिल लेवल का। इस मीडियम लेवल का ज्ञान होता है एनालिसिस, जब हम किसी भी चीज का विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण का करना था, एनालिसिस का मतलब होता है किसी बड़ी चीज को तोड़ तोड़ कर समझना, किसी होल का पार्ट को समझना, किसी भी नॉलेज को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उन टॉपिक को छोटे छोटे हिस्सा में बांटकर समझना और एक नया ज्ञान प्राप्त करना या उसको अच्छे से समझना। तो ये समस्या समाधान में सहायक होता है। क्योंकि जो है इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है कि ब्रेकिंग द होल इनटू पार्ट्स, स्टूडेंट को समझना है कि इसमें क्या क्या अंडरलाइंग आइडिया क्या क्या है। इसमें क्या क्या होगा, इस एप्लीकेशन को हम एक्शन वर्ब से प्रेजेंट करेंगे, तो इसमें हम एनालाइज कर सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं और या सेपरेट कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि एलिमेंट्स को हम कम्युनिकेशन में क्या क्या एलिमेंट है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो क्या होगा कि जैसे कि फैक्ट जो होता है वो कल्पना से अलग होता है, तो हम वास्तविकता और फैक्ट में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। फिर दो चीजों का रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हैं, एलिमेंट्स हो या कोई भी दो घटनाएं हैं उनका रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं कि हम फॉर्म और पैटर्न ऑफ किसी भी चीज का, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, पॉवर्टी है या लिटरेसी है या इस तरह की चीजों का हम फॉर्म बता सकते हैं कि इस तरह का लिटरेसी का ट्रेंड है या पॉवर्टी या किस तरह का एब्सोल्यूट है या रिलेटिव है। ये सारी चीजों को हम बता सकते हैं एनालिसिस करके। उसके
पहले पॉवर्टी का सारे कॉन्सेप्ट को अलग अलग करेंगे, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, बीपीओ, बिलो पॉवर्टी लाइन, ये सारी चीजों को, अबव पॉवर्टी लाइन, ये सारी चीजों को समझकर अलग अलग से समझकर फिर हम एक एनालिसिस निकाल सकते हैं कि इंडिया का पॉवर्टी लाइन ट्रेंड क्या है, पैटर्न क्या है। अगला है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण। संश्लेषण में क्या होता है कि जो भी चीज को हमने, जो भी नया ज्ञान प्राप्त किया और उनको हम अलग अलग करके सीखा एनालिसिस के द्वारा, अब उसको हम जोड़कर एकत्रित करते हैं और एक नया ज्ञान बनाते हैं। तो ये इसमें क्या है कि सारा जो नया फॉर्म हमने अलग अलग से जो समझा, हर पार्ट वाइज समझा, उसको सब लाकर हम एक नया ज्ञान तैयार किया। तो इसमें हम किस तरह का वर्ड यूज करेंगे कि हमने सिंथेसिस कर लिया, तो इसमें हम कह सकते हैं कि नाउ वी कैन समराइज। किसी स्टोरी को पूरा पढ़ लिया, उसका हर एस्पेक्ट को, हर कैरेक्टर्स को देख लिया, अब हम समराइज कर सकते हैं कि स्टोरी के जो कैरेक्टर थे, तो उसमें किसका कैरेक्टर कैसा है, कौन पॉजिटिव है, कौन कैसा, जो भी मतलब टॉपिक हो उससे रिलेटेड बता सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, या फिर किसी भी टॉपिक के अगेंस्ट हम आर्ग्यू भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि सिंथेसिस में क्या क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ यूनिक कम्युनिकेशन। मतलब क्या है कि कम्युनिकेशन हम शुरू कर सकते हैं। तो किसी ने कोई भाषण दिया और भाषण में उसके सारे पॉइंट्स को हमने नोट कर लिया, एक एक पॉइंट को नोट कर लिया, और सारे पॉइंट को जॉट डाउन करके उसके साथ हम आइडियाज को बता सकते हैं। जैसे दुनिया को हमारे के सारे मुलान आंदोलन से संबंधित जितने भी उनके भाषण में या उनके स्टेटमेंट है या विचार है, सबको हम एक साथ जोड़कर उनके विचारों को का एक समग्र रूप या एक समरी हम प्रेजेंट करते हैं, इसे सिंथेसिस कहते हैं। प्रोडक्शन ऑफ प्लान, इसमें क्या है कि प्लान प्रपोजल को हम बना सकते हैं। मतलब कोई हाइपोथेसिस है, उसको टेस्ट करने के तरीके हम बता सकते हैं और एब्स्ट्रैक्ट रिलेशन को हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं, अमूर्त संबंधों को बता सकते हैं। और कोई भी थ्योरी को एक थ्योरी को सॉल्व करने के बाद या कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद वो प्रॉब्लम को हम जनरलाइज कर सकते हैं, ज्यादा लोगों पर लागू कर सकते हैं। अगर ये इवैल्यूएशन मूल्यांकन सबसे हाई लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन होता है, ये सब करने के पश्चात वो नवीन ज्ञान का मूल्यांकन करना होता है। जो भी ज्ञान हमने प्राप्त किया उसका मूल्यांकन करना कि लाभदायक है कि नहीं है, हमारे काम का है कि नहीं। मतलब कि जो भी हमने नया ज्ञान प्राप्त किया उसमें वो वैलिड है कि नहीं, रिलायबल है कि नहीं। तो वैलिडिटी हम कैसे टेस्ट करते हैं, वैलिडिटी टेस्ट करते हैं जिस विषय में हमने ज्ञान प्राप्त किया है, जिस विषय का हमने टॉपिक बनाया है, उसको मूल्यांकन करते हैं कि उसी विषय से संबंधित है कि नहीं। सपोज हमने क्वेश्चन बनाया और उससे हम इंग्लिश का टेस्ट करना चाहते हैं, किसी बच्चों का इंग्लिश का नॉलेज को जांच करना चाहते हैं, तो ये वैलिडिटी हम ये बताएगा कि इंग्लिश के भी क्वेश्चन है ना, मैथ्स के क्वेश्चन तो नहीं है। तो अगर इसमें सारे क्वेश्चंस मैथ्स के हैं तो वो उसकी वैलिडिटी को प्रूव करेगा। रिलायबल का मतलब होगा कि उससे जो भी रिजल्ट आएगा, उसका जो भी आंसर आएगा, वो एक बार अलग हो, दूसरी बार अलग हो, तो रिलायबल नहीं कर पाएगा। हर बार अलग अलग रिजल्ट देने वाला टेस्ट रिलायबल नहीं होता है। अगर आज टेस्ट लिए फिर एक सप्ताह बाद टेस्ट लिए दूसरा रिजल्ट अगर सेम होता है तो वो टेस्ट रिलायबल होता है। तो ये चीज हमें देखना है कि रियल इसमें कंसिस्टेंसी है कि नहीं, एक्यूरेसी है कि नहीं। उसके बाद जजमेंट इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल क्राइटेरिया। इसमें क्या होता है कि हम सर्टेन सेलेक्टेड क्राइटेरिया के आधार पर उस मटेरियल को हम जज करते हैं और तब उसको सही मानते हैं या वैध मानते हैं। तो विश्वसनीय जिस उद्देश्य से वो ज्ञान छात्रों को प्रदान किया गया वो उद्देश्य पूरा हो रहा है कि नहीं, इसका हम मूल्यांकन करते हैं। तो ये है इवैल्यूएशन। उसके बाद अब हम चलते हैं अफेक्टिव डोमेन में। अफेक्टिव डोमेन में क्या है कि भावात्मक उद्देश्य क्या है कि ये ब्लूम ने नहीं दिया था, ये क्लेवाल और मार्डिया ने 1964 में दिया था। उन्होंने बताया कि छात्रों के भावात्मक पक्ष पर इसमें ध्यान दिया जाता है, क्योंकि हम छात्रों का शिक्षा के द्वारा ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। तो इसमें हर पक्ष को देखना है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और साइकोमोटर को भी देखना है। तो हमको देखना है कि जो भी पढ़ाया गया उसके प्रति, टॉपिक के प्रति छात्रों का भावात्मक रूप से विकास करना। मतलब कि जितने भी भावनाएं हैं सबको संयमित करने को सिखाना या
कैसे अपने को एक्सप्रेस करना है, ये सारी चीजें। तो इसमें क्या क्या चीजें आती है, इमोशंस, एटीट्यूड, इंटरेस्ट, वैल्यूज, ये सारा चीज या मोरल्स, ये सब ह्यूमन बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। तो जहाँ स्कूल में ही ये सारी तरह की फीलिंग्स आती हैं, डेवलप होती हैं, और वैल्यूज भी स्कूल में ही निर्माण होते हैं, इनकलकेट होते हैं। तो ये टीचर की ड्यूटी है कि छात्रों के अफेक्टिव डोमेन का विकास करे। ठीक है, इसमें ब्लूम, मार्सिया और ब्लूम का भी था, लेकिन कार्ट और मार्सिया ने उन पर ज्यादा ध्यान दिया था। तो इसमें दो तरह के ऑब्जेक्टिव हैं, पहला लो लेवल, दूसरा हाई लेवल। लो लेवल ऑब्जेक्टिव में आता है रिसीविंग, प्राप्त करना, रिस्पॉन्डिंग, प्रत्युत्तर देना, वैल्यू, महत्व देना, ये सारे। और हाई लेवल पे आता है ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स वैल्यू। इसको हम एक एक करके अब देखते हैं। पहला है रिसीविंग, जिसे हम अनुकरण करना भी कहते हैं। तो भावात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सबसे पहले बालकों को कैसे ज्ञान प्रदान करना है, तो अनुकरण के द्वारा। रिसीविंग मतलब नकल करके सीखना। ठीक है, तो छात्रों के को पढ़ाते समय उनके भावात्मक पक्ष को महसूस करके उसको सबसे पहले छात्रों के भावात्मक पक्ष को जानना चाहिए, फिर उसे महत्व देकर उसे क्रियात्मक रूप में लाना चाहिए। तो इसके लिए टीचर का रोल होता है कि छात्रों को अनुकरण करने के लिए प्रेरित कर सके। तो इसमें क्या क्या वर्ड्स होगा कि छात्र क्या क्या, इसमें हम कौन सा वर्ड से बता सकते हैं कि वो प्रेरित हो रहा है। तो लर्न करना, परसीव करना, ऑब्जर्व करना या रिसीव करना। तो इसमें कैसे हम कर सकते हैं छात्रों को इसके लिए प्रेरित करने के लिए, तो सबसे पहले हमें जागरूकता पैदा करना है, अवेयरनेस। तो लर्नर क्या होता है कि इस अवस्था में जब होते हैं तो वो बहुत क्यूरियस होते हैं और कॉन्शियस होते हैं किसी सिचुएशन या ऑब्जेक्ट के प्रति। तो उसमें क्या है कि उनमें ये अवेयरनेस पैदा करना, ताकि एस्थेटिक सेंस को डेवलप करना कि क्या सही है, क्या अच्छा लगता है, ये सारी चीज सौंदर्य बोध उनमें जगाना। दूसरा विलिंगनेस टू रिसीव, इसमें क्या है कि बिहेवियर जो होता है वो बिहेवियर को मोल्ड करना कि कैसे रिएक्ट करना है किसी भी चीज को, किसे टॉलरेट करना है, किसको अवॉइड करना है, ये सारी चीजें सिखाना। तो इसमें क्या होता है कि इसमें छात्र एप्रिशिएट करना सीखते हैं। तो जब विलिंगनेस टू रिसीव होता है तो वो एप्रिशिएट करते, किसी भी चीज की प्रशंसा करते हैं, उसको पसंद करते हैं, उसके बारे में अच्छा सोचते हैं। फिर कंट्रोल अटेंशन, इस लेवल पे क्या होता है छात्रों को कुछ डिस्ट्रैक्शन होता है या कोई भी फेवरेट कोई अच्छा उनको अनुक्रिया या प्रेरक मिलता है तो उसमें जो डिस्ट्रैक्शन आता है उससे उनको बचाना। तो ये क्या है कि मान लीजिए कि छात्रों को हम म्यूजिक सुनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो छात्रों में ये एक चीज को डेवलप करना कि म्यूजिक का क्या मूड है, किस मूड में है या किस तरह का म्यूजिक का अर्थ क्या है, इसको समझने की तरफ उनको प्रेरित करना। ये हुआ रिसीविंग। दूसरा होता है रेस्पॉन्डिंग। रेस्पॉन्डिंग में क्या होता है कि अनुकरण करने के बाद क्रिया करना। पहले उन्हें अनुकरण करना सिखाना, उसके बाद क्रिया करना है। तो उसके बाद वो रिस्पॉन्ड करेंगे। पहले वो सीखते हैं कि कैसे करना है और उसके बाद वो करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि छात्र फिर अब अपना विलिंगनेस दिखाते हैं किसी भी घटना या इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, किसी भी एक्टिविटी में पार्ट लेने के लिए वो तैयार होते हैं अपने आइडियाज को देने के लिए। तो ये इसमें कौन कौन सा वर्ड हम यूज कर सकते हैं इस भावना को बताने के लिए, तो स्टूडेंट्स के लिए तो लाइक, राइट, रिकॉर्ड, स्टेट, ये सारी चीजें जब वो रिस्पॉन्ड करते हैं तो इन वर्ड्स का प्रयोग करते हैं हम। तो इसमें है एक्विसेंस। इसमें क्या है कि स्टूडेंट रिस्पॉन्स करते हैं लेकिन वो इसको जरूरी नहीं समझते, मतलब कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, कभी छोड़ देते हैं। वो चाहते हैं लेकिन नहीं करते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स एग्जिबिट विलिंगनेस टू कंप्लाई विद हेल्थ रेगुलेशंस। वो हेल्थ का नियम सुनते हैं, उनको अच्छा भी लगता है, वो चाहते भी हैं कि करें लेकिन करते नहीं है। विलिंगनेस टू रिस्पॉन्ड, यहाँ पर क्या है कि वो स्टूडेंट अपने हेल्थ की जिम्मेवारी लेते हैं, इसमें आगे बढ़कर वो जिम्मेवारी लेते हैं। हेल्थ का रेगुलेशन पहले में सुन लिए, करें या ना करें। दूसरे में वो आगे बढ़ते कि नहीं ये करना है
और तीसरा सेटिस्फैक्शन इन रिस्पॉन्स। यहाँ पर क्या है कि जब वो करते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है, तो वो फिर इस चीज को करने लगते हैं। कोई भी हेल्थ संबंधी चीज जो वो सुनते हैं उसको फिर करने लगते हैं। फिर तीसरा है वैल्यूइंग, रिस्पॉन्ड करने के बाद उसका महत्व देना। वैल्यूइंग का मतलब होता है महत्व देना, अनुमूल्यन जिसको कहते हैं। तो अनुक्रिया के जब हम उसका ना शुरू करते हैं तो हम उसका फिर वैल्यू देखते हैं कि जो हम कर रहे हैं, इसका जो भी रूल सब हम फॉलो कर रहे हैं, तो उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो ये प्रभाव देखते हैं कि वो सफल हुआ कि नहीं हुआ। तो इसमें हम कौन कौन सा एक्शन वर्ब यूज कर सकते हैं इसमें किसी चीज को करने में। तो इसमें एक्शन वर्ब होगा एक्सेप्ट करना, इंडिकेट करना, बताना, कंप्लीट करना, चुनना, डिसाइड करना। तो इसमें क्या है, पहला आता है एक्सेप्टेंस ऑफ वैल्यू। यहाँ लर्नर बताता है कि जो भी चीज वो सीखा या जो देखा उसमें जो वो रिस्पॉन्स दिया था वो हेल्थ के लिए तत्पर हुआ, वो अब रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि सेंस ऑफ किनशिप, अब वो उसको रेगुलर कर रहा है, उसके फायदे को बता रहा है। अगर उसको सिखाया गया कि नहीं सभी देश के लोगों के साथ समभाव रखना चाहिए, तो वो चीज को वो समझा और अब वो उसको अप्लाई कर रहा है। रेफरेंस फॉर ए वैल्यू, ये लर्नर क्या है कि कोई भी वैल्यू वो जो सिखाया गया, जो उसे समझ में आया, अब उसको वो परस्यू करेगा, वो उसको अपना लेता है। तो उसमें क्या है कि किसी भी चीज के बारे में वो अपना ओपिनियन बनाने के लिए, सपोज करप्शन के खिलाफ उसको ओपिनियन, इसके लिए बहुत सारे वो आर्टिकल्स पढ़ता है, बहुत सारी चीजें, मतलब इस क्षेत्र में वो मेहनत करता है ताकि वो उसको प्रेफर कर सके। फिर कमिटमेंट आता है। तो इसमें क्या है कि हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, मतलब क्या है किसी भी पोजीशन के प्रति लॉयल्टी, या किसी ग्रुप या किसी कॉज के लिए अगर वो लॉयल हो गया तो वहां पर वो उस क्षेत्र में काम करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे स्थापित करने की कोशिश करता है। किसी भी अच्छी भावना को वो डेमोक्रेसी में लाना चाहता है। अब है हाई लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव। हाई लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव जो है अफेक्टिव डोमेन में वो है संगठन। पहला है संगठन, मतलब क्या है कि उस एक प्रकरण किसी भी टॉपिक पर अब उस पर विचार करना और लोगों को उसकी तरफ लाना। ठीक है, तो इसमें क्या है कि लर्नर क्या करता है कि बहुत अलग अलग मूल्यों को इकट्ठा करके एक वैल्यू सिस्टम डेवलप करता है और उसमें इसे जब वो ऐसा करता है तो उसके लिए जो एक्शन वर्ब प्रयोग होता है उसके लिए होता है फाइंड, टू डिटरमाइन, टू कोरिलेट, कंपेयर, कंप्लीट, जज। तो इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या हो गए, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ ए वैल्यू। इसमें क्या है कि कोई भी वैल्यू उसको वो अपने अंदर आत्मसात करता है, आत्मसातीकरण ऑफ ए वैल्यू। तो स्टूडेंट क्या होता है कि वो एक जजमेंट बनाया कि उसकी सोसाइटी के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्स को कंजर्व करे। तो वो क्या करेगा कि इसको इंटरनलाइज करेगा। तो वो जहां भी रिसोर्सेज का वेस्टेज देखेगा, एनर्जी का वेस्ट देखेगा, वहां पर वो चेक करेगा, कहीं पानी का नल खुला है तो उसको बंद करेगा, कहीं पर अननेसेसरी लाइट जला हुआ तो उसको बंद करेगा। इस तरह की चीजों को वो अब आत्मसातीकरण करके उसको करना भी शुरू कर देगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वैल्यू सिस्टम, इसमें क्या है कि स्टूडेंट्स एक फिलॉसफी ऑफ लाइफ बना लेंगे, अपना एक फिलॉसफी बना के अब उस लाइफ फिलॉसफी पे वो चलना शुरू करेंगे और दूसरों को प्रभावित भी करना चाहेंगे। फिर है उसके लिए कैरेक्टराइजेशन ऑफ वैल्यू होता है, जिसे कि वो अपने चरित्र में उतारेंगे। तो चरित्रीकरण करेंगे तो मतलब कि उसमें अपने अंदर वो चरित्र का निर्माण करेंगे और एक भाव उत्पन्न होगा। तो जैसे उसमें क्या किस तरह का भाव होगा कि गलत चीजों पे विरोध का भाव, गलत चीजों को हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे, इस तरह का वैल्यू। तो हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटरनलाइजेशन ऑफ टैक्सोनॉमी है, ये सबसे हाईएस्ट लेवल है अफेक्टिव डोमेन का, कि जब किसी चीज को हम अपने चरित्रीकरण कर लेते हैं, अपना चरित्र हम उस तरह का बना लेते हैं, उस चीज को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ए सेट ऑफ वैल्यूज बिकम वे ऑफ लाइफ। अब क्या होता है कि जो भी वैल्यूज हमने इंटरगेट किया वो हमारे जीवन का एक वे हो जाता है, तरीका हो जाता है जीवन जीने का। तो इसको हम किस किस एक्शन वर्ब से बताएंगे। तो पहला है कैरेक्टराइजेशन, दूसरा डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, डिस्क्रिमिनेट करेंगे, अच्छे और बुरे के बीच में विभेदीकरण करेंगे, वेरीफाई करेंगे वेदर इट इज राइट और नॉट,
या डेवलप करेंगे। तो इसमें जनरलाइज सेट ऑफ वैल्यू होता है। तो इसमें क्या है कि बहुत अपने वो वैल्यूज को सेलेक्ट करते हैं और एक हाई लेवल का अपना कैरेक्टर बना लेते हैं। तो इसमें क्या है कि कोई भी जजमेंट को वो अगर किसी कोई जजमेंट है उसको वो विवेक से बोलते हैं कि सरकार कहीं इसलिए सही है ये बात नहीं है, बल्कि अगर उनका विवेक कह रहा है कि इसमें सुधार की गुंजाइश है तो वो उस ओर बढ़ते हैं, उसमें सुधारने की कोशिश करते हैं। और ये हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटरनलाइजेशन ऑफ वैल्यू है जो कि आप उस छात्र के जीवन का फिलॉसफी बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गया अफेक्टिव डोमेन। अब हम चलते हैं साइकोमोटर डोमेन, क्योंकि ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए शारीरिक, मानसिक, ज्ञानात्मक, चारित्रिक और यहाँ पर आ जाता है मनोशारीरिक, तीनों का डेवलपमेंट जरूरी है। तो पहला है साइकोमोटर डोमेन में कि ज्ञान का क्रियात्मक पक्ष। तो इसमें हमारा है कि ये ऑब्जेक्टिव है जो कि किसी के फिजिकल एक्टिविटीज और स्किल्स के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। तो ये ब्लूम टैक्सोनॉमी के साथ ये तीसरा डोमेन जो है कि अनीता ये हैरो ने डेवलप किया था, उसमें क्या क्या कैटेगरीज है। पहला है रिफ्लेक्स मूवमेंट। इसमें क्या है कि कौन कौन सा वर्ब इससे जुड़ा हुआ है, रिलैक्स, स्टॉप, बाइट, स्टे। ये क्या है, सेगमेंटल और इंटर सेगमेंटल, मतलब कि ये इसमें है कि आपका रिफ्लेक्स मूवमेंट जो है आपका ब्रेन कंट्रोल करता है। यहाँ पे दो तरह के मसल्स होते हैं, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, स्वैच्छिक और अस्वैच्छिक। तो स्वैच्छिक जो है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जो ब्रेन से कंट्रोल होते हैं। तो ये रिफ्लेक्स मूवमेंट जिसको कि आप चेक नहीं कर सकते, वो ब्रेन इंस्ट्रक्शन देता है, उसके हिसाब से चलता है। दूसरा है फंडामेंटल मूवमेंट जो कि जिसमें जंप, वॉक, पुल, रन, ये सारा चीज, ये भी क्या है कि आप ये अपने आप सीख लेते हैं। इसके सीखने के लिए कहीं से ट्रेनिंग नहीं दी जाती है या कहीं जाना नहीं पड़ता है। तो इसे हम कहते हैं फंडामेंटल मूवमेंट। ये खुद ब खुद डेवलप करता है। फिर है स्किल मूवमेंट। इसके लिए हमें ट्रेनिंग दी जाती है, सिखाया जाता है, जिसमें गेम्स, स्पोर्ट्स, डांस, फाइन आर्ट्स, ये सारी चीजें आती हैं। या इसके अलावा ड्राइव, स्विमिंग, शूट, सब चीज के लिए ट्रेनिंग होता है। तो इसमें सिखाया जाता है, छात्रों को कार्य करना सिखाया जाता है। फिर नो डिस्कसिव कम्युनिकेशन। इसमें है कि ये फाइनल टैक्सोनॉमी जो कि बताता है कि एक्सप्रेसिव मूवमेंट जो होता है, जैसे आपका पोस्चर, जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, क्रिएटिव मूवमेंट, इसमें कौन कौन सा वर्ब हम प्रयोग कर सकते हैं, पोज, स्पीच, स्टैंड, स्केच। तो इसमें क्या है कि इसमें आप जो है सो आपके जेस्चर्स कैसे होने चाहिए, आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा होता है, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं कि स्टूडेंट्स के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए ये सारी चीजों पर ध्यान देना जरूरी होता है। इसके अलावा हमें क्या है कि किसी भी चीज को देखकर कैसे हमें रिएक्ट करना है, कुछ स्टिमुलेशन को कैसे देख के हमें अनुक्रिया करते हैं, तो जो हमें उसके लिए तैयार करते हैं और कार्य करने के लिए मजबूर करती है। फिर हम उस क्रिया पर नियंत्रण रखते हैं। तो इसमें कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीजें आती हैं। और इसके बाद सब चीजें हम ऐसा स्वभाव में आने के पश्चात ये हमारी आदत बन जाती है। फिर जब दोबारा कोई ऐसा सिचुएशन आता है तो हम उसी तरह से बिहेव करते हैं। तो ब्लूम का वर्गीकरण में क्या है, बौद्धिक पक्ष पर पूरा ध्यान केंद्रित किया और सर्वांगीण विकास के लिए बौद्धिक के साथ साथ अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन के विकास पर भी उन्होंने बहुत ध्यान दिया है। तो इसलिए शिक्षा का जनरल एम क्या है कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में होना चाहिए। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जिसमें कि टीचर जो टॉपिक पढ़ाने आता है उसके साथ साथ छात्र के पूरे व्यवहार में भी परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। इसलिए शिक्षण में जनरल ऑब्जेक्टिव से ज्यादा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, विशिष्ट उद्देश्य पर ध्यान दिया जाता है। और जब टीचिंग ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाइड होते हैं, पता होता है, तो फिर उसके बाद टीचिंग मीनिंगफुल और पर्पसफुल हो जाता है।
तो ये सारे ऑब्जेक्टिव इन कॉम्बिनेशन में होते हैं, प्रशिक्षण के दौरान ही डेवलप किया जाता है, इसके लिए अलग से प्रयत्न नहीं किया जाता है क्लासरूम टीचिंग में ही, और करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज के दौरान ही छात्रों में ये सारे गुण डेवलप करते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।